नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद सरकारें धीरे धीरे गतिविधियों को गतिशील बना रही हैं। इस क्रम में मार्च से ही बंद चल रहे सभी स्कूलों, कोचिंगों व शिक्षण संस्थानों को शर्तों के साथ 15 अक्टूबर से खोले जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जनपद में स्कूल संस्थान प्रबंधन के साथ विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्र, माता पिता, अभिभावक की लिखित सहमति से ही विद्यालयों में उपस्थित हो सकेंगे। इस संदर्भ में 10 अक्टूबर तक निर्णय कर लिया जाएगा कि स्कूल किस प्रकार संचालित होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में निर्णय बाद में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, तरणताल खोले जाने की अनुमति दी गई है। स्कूल खुलने का आदेश जैसे अभी ये आया कि 15 तारीख के बाद अगर अभिभावक और स्कूल चाहें तो कुछ जो इच्छुक हैं वो आ सकते हैं, बट उसके लिए भी पहले जिला प्रशासन से एक बार बात करके सारी चीज़ों पे बात होगी, उसके बाद ही उसमें डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उसमें अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश ये आया है कि अभी 10 सितंबर को उसमें डिसाइड करेंगे और जो परिषदीय विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय, उसमें अभी निर्णय बाद में लिया जाएगा। स्कूल का दिशा निर्देश अभी सबसे बात करके उसको फाइनली जो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंगली उसमें डिसाइड किया जाएगा। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के राजादेपुर चौराहे के समीप पुलिस की घेराबंदी तोड़कर फायर करते हुए भाग रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। इनमें से 2 25-25 हज़ार के इनामी भी शामिल हैं। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल व 3 तमंचे संग कई कारतूस और चोरी की एक बाइक भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि स्वाट टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश जीयनपुर के राजादेपुर के पास किसी घटना को अंजाम देने के लिए बैठे हैं। इसकी सूचना जीयनपुर पुलिस को दी गई। पुलिस की घेराबंदी देख बदमाश फायर कर आजमगढ़ की तरफ भागने का प्रयास किए। इस दौरान जीयनपुर क्षेत्र का निवासी सलीम, बिलियरगंज क्षेत्र का निवासी अबू तलहा पकड़े गए। यह दोनों इनामी हैं। इनके अलावा गोरखपुर जनपद निवासी अभिषेक राय, आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र का निवासी विवेक सिंह और आजमगढ़ शहर का निवासी अफजाल अहमद भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस की छानबीन में पता चला कि सलीम व तलहा पहले भी हत्या जैसे मुकदमे में वांछित रहे हैं और क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस की मुठभेड़ हुई, जो संयुक्त रूप से जो हमारे थाना जीयनपुर के इंस्पेक्टर साहब हैं, उनकी पुलिस टीम है, और स्वैट टीम 2 जो चौबे जी हैं इंस्पेक्टर साहब, उनके नेतृत्व में एक पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस क्रॉस पुलिस फायरिंग में के बाद 5 शातिर बदमाश पकड़े गए। इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक पिस्टल बरामद हुआ है और 4 इनके पास से तमंचे बरामद हुए। इनमें 2 शातिर अभियुक्त पहले से वांछित थे और 25-25 हज़ार रुपये का इनाम मेरे द्वारा इनके ऊपर घोषित किया गया था। ये दोनों शातिर बदमाश पहले चोरियों के मुकदमे में रह चुके थे और वांटेड थे। ये जो 5 अभियुक्त हैं, इनमें सभी का आपराधिक इतिहास है और 2 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास ज़्यादा है। इसमें से 2 अभियुक्त ऐसे हैं जो पिस्टल सप्लाई भी करते हैं और खरीदते बेचते भी हैं, दोनों चीज़ करते हैं। तो ये शातिर बदमाश है और इनका गैंग यहाँ लूट करने के इरादे से घूम रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई और आज इनसे अच्छी खासी बरामदगी के साथ इन्हें जेल भेजा जाए। देखिए, ये आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिन में काफ़ी सारे जो गैंग्स हैं पिस्टल बेचने वाले और खरीदने वाले, वो पकड़े गए हैं। और ये जो पूछताछ पिस्टल वालों से हो रही है, उसी का नतीजा है कि लगातार असलाहों की जो बरामदगी है, विशेषकर पिस्टल्स की जो बरामदगी है, वो लगातार इस जनपद में चल रही है।
इन्होंने भी कुछ इनपुट्स दिया है और बहुत जल्दी और आगे बरामदगी होगी। कुछ फरार भी हैं क्या इसमें? अभी इसमें 5 लोग हैं, बाकी कुछ और बताए गए, वो उन पे कार्रवाई। ठीक है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खरीफ 2020 में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु गठित समिति की यह बैठक शनिवार को संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार पराली जलाए जाने की रोकथाम हेतु सैटेलाइट से मॉनिटरिंग की जाएगी। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारियों, ग्राम प्रधानों के साथ पराली जलाने जाने की रोकथाम हेतु बैठक करें। यह भी सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों में पराली का संग्रह किस स्थान पर किया जाना है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ग्राम पंचायत के किसी व्यक्ति द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटना घटित की जाती है तो ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व होगा कि संबंधित लेखपाल को संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध लिखित में अवगत कराएं। राजस्व लेखपाल का दायित्व होगा कि वह संबंधित थाने में अपराध कारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएं और क्षतिपूर्ति की वसूली करते हुए अपने स्तर से संबंधित उप जिलाधिकारी को लिखित रूप से सूचना दें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाए जाने की घटना घटित होने पर यदि ग्राम प्रधान द्वारा छिपाया जाता है अथवा उच्चाधिकारियों को अवगत कराने में शिथिलता अपनाई जाती है तो यह अवधारित किया जाएगा कि फसल अवशेष जलाए जाने का अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ संबंधित लोग मिले हुए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि खेत में फसल जलाया जाना एक दंडनीय अपराध है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु दंड के प्राविधान में 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपये प्रति घटना, 2 एकड़ से 5 एकड़ के लिए 5000 रुपये प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 रुपये प्रति घटना व अपराध की पुनरावृत्ति करने पर कारावास व अर्थदंड दोनों निश्चित है। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम और जिला कृषि अधिकारी से कहा कि फसल की कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर इसके बिना चलती हुई पाई जाती है तो उसे तत्काल सीज की कार्रवाई की जाएगी। कंबाइन स्वामी के व्यय पर ही सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाने के उपरांत ही उसे छोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में जो 208 कंबाइन हार्वेस्टर हैं उस पर कृषि मित्र, तकनीकी सहायक व एडीओ कृषि की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित की जाए। बेसिकली धान जो है उसमें करीब हमारे जनपद में 15 अक्टूबर के बाद धान कटाई शुरू होती है। तो सबसे बड़ा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि पराली को जलाना नहीं है, उसके लिए रोकना है। तो उसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं और सभी जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है जो जनपद में हैं। तो उनके साथ एक एक कृषि विभाग का कर्मचारी या अधिकारी अटैच किया जाएगा जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी पराली ना जले, जो कंबाइन हार्वेस्टर से जिनमें धान का हार्वेस्टिंग की जाएगी। साथ ही सभी प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि 7 तारीख को सचिव भी रहेंगे, प्रधान भी रहेंगे, पशु वाले अधिकारी भी रहेंगे, लेखपाल भी उस मीटिंग में रहेंगे और कृषक भी रहेंगे। हर ग्राम पंचायत में एक बैठक की जाएगी जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा, सबको बताया जाएगा कि पराली को जलाना नहीं है। तो एक बैठक ये होनी है और इसमें सख्त निर्देश ये हैं और उसमें जुर्माने का भी निर्देश है कि अगर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर का आपका है तो उसमें 1500 रुपये एक बार जलाने के लिए है, फिर उसके बाद 5000 है और 5 हेक्टेयर से ऊपर 15000 तक जुर्माना है। और अगर वो ज़्यादा करता है उसके बाद दोबारा भी करता है तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई FIR वगैरह भी कर जाने का कार्रवाई है। तो बड़ी सख्ती से सभी SDM साहिबान यहाँ पे मौजूद थे, पुलिस अधिकारीगण भी मौजूद थे, कृषि विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे। तो सभी को निर्देश दिए गए हैं कि पूरा प्रचार प्रसार इस चीज़ का किया जाए और ये सुनिश्चित कराया जाए कि कहीं भी पराली को ना जलाया जा सके, बल्कि उसको इस्तेमाल किया जाए जो हमारे गौ संरक्षण केंद्र हैं जहाँ पे निराश्रित गौवंश और अन्य पशु रहते हैं, उनके लिए उनको भंडारण किया जाए, उनको इस्तेमाल किया जाए ऐसे चारे के लिए। तो वो व्यवस्था भी की गई है। तो जो बैठक होगी उसमें निर्धारित किया जाएगा कहाँ पे वो बैंक बनाएंगे और वहाँ से गौआश्रय स्थल ले जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। और ये भी जो बाहर से कंबाइन हार्वेस्टर आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है कि जो बाहर से आएंगे उनको भी देखा जाएगा कि उनके साथ SMS और बाकी इक्विपमेंट है कि नहीं, जिससे कि पराली की समस्या पे हम बात कर सकें। जहाँ तक धान क्रय केंद्र की बात है उसमें सभी SDM साहिबान को निर्देशित किया गया है कि उनको देख लें, समय से उनका संचालन शुरू हो जाए और किसी तरह की वहाँ पे अनियमितता ना आए।
आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र से 2 दिन पूर्व लापता हुई युवती शनिवार सुबह सिधारी क्षेत्र में टैक्सी स्टैंड पर वाहन पर अकेले बैठे मिली। डायल 112 पर सूचना के बाद पुलिस उसको कब्जे में ले ली और पूछताछ के बाद मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल ले जाया गया। बहरहाल युवती के मिलने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। वहीं मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। मामले में युवती कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, उल्टे वह मीडिया पर अपना गुस्सा उतार रही थी। कुछ नहीं होता तो जाएंगे कि नहीं? कोई बुलाया आप लोगों को पूछने के लिए? नहीं, हम लोग को कोई बुलाया नहीं, लेकिन हम लोग को आप के लिए आए। नहीं सर, आपने जो है जो कर्ज किया उसको पूरा कुंडा हो गया। आपको बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के देवैथ बाजार के समीप मार्केट से मोबाइल बनवाकर समीप के गांव स्थित अपने घर पैदल वापस लौट रही 2 बहनों का 2 दिन पूर्व बोलेरो सवार लोगों ने अपहरण कर लिया था। उसके बाद शोर मचाने पर छोटी बहन को कुछ दूर ले जाकर वाहन से उतार दिया था। उसको 100 रुपये भी दिए थे, जबकि दूसरी बहन को उठा ले गए थे, जो शनिवार को सिधारी क्षेत्र में अकेले बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घर से मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए बाजार निकली दोनों बहनों में से बड़ी बहन छोटी बहन को दुकान पर बैठाकर रहस्यमय स्थिति में लापता हो गई थी, जो आज एक वाहन में बैठी मिली। मामले में पड़ताल की जा रही है और पूर्व में भी उसके लापता होने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब उसका 164 के अंतर्गत कलमबद्ध बयान दर्ज होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 1 तारीख को एक 23 वर्षीय युवती जो थी वो अपनी बहन के साथ रिचार्ज कराने मोबाइल का आई थी और बहन को अपनी दुकान पर बैठा के वो वहाँ से चली गई थी। उसके बाद घर वालों ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था, जो 366 के रूप में थाना मेहनगर पर पंजीकृत है। आज वो युवती जो हमारे उसके गांव जाने वाले जो टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पर वो युवती एक टैक्सी में बैठी हुई थी। 100 नंबर पे एक सूचना मिली, उस पर वो पुलिस पहुंची और मेहनगर की पुलिस उन्हें ले गई है। उनका मेडिकल अभी कराया जाएगा, बयान दर्ज किए जाएंगे, मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद धारा 164 के बयान कराए जाएंगे। ऑलरेडी एक मुकदमा क्योंकि इसमें पंजीकृत है, धारा 164 के बयान के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, फर्स्ट प्रीमा फेसाई क्या लग रहा है कि उसको खून भी लगे थे, उसके शरीर के निशान पे स्क्रैच वगैरह भी थे? देखिए 3 दिन पुरानी बात है कि 1 तारीख को लड़की गई है और अब ये भी नहीं था कि लड़की अपनी अकेली थी, उसकी छोटी बहन साथ थी और उसे वो दुकान पर बैठा के, जो रिचार्ज वाली दुकान है उस पर बैठा के वो गई थी। तो अभी बयान हो जाने दीजिए, डिटेल बयान हो जाने दीजिए और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो सब सामने आ जाएंगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी देखिए, अभी बयान नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन बाकी है और जो टीमें हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। SPRA साहब उसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी शाम तक सारी स्थिति क्लियर होगी। आजमगढ़ के पहली ब्लॉक के कंदरापुर थाना अंतर्गत ग्राम सभा नामदारपुर में शनिवार के दिन कोटे की विवाद में ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया और प्रदर्शन करते हुए सड़क पर चक्का जाम कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही SDM सदर व शिव सिटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी बुद्धू गुप्ता के नाम से कोटा था। वह अपने पुत्र के नाम से कोटा करवाना चाहते थे, लेकिन लड़के की आकस्मिक मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीण चाहते हैं कि कोटा बुद्धू गुप्ता की बहू पुष्पा गुप्ता के नाम हो जाए। शनिवार के दिन जब कोटे की चयन की प्रक्रिया शुरू हुई तो ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान सूरज यादव के दबाव में सेक्रेटरी व ADO पंचायत प्रधान के स्वयं सहायता समूह के पक्ष में कोटा करना चाहते थे, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और चक्का जाम कर दिया। यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे कुछ आए थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, प्रधान की पक्ष की बात सुन रहे थे। वहाँ ADO पंचायत थे और कुछ अधिकारी थे जो अपनी मनमानी करते थे, प्रधान के पक्ष में बात करते थे और हम लोग उनसे बहुत परेशान होकर ग्राम सभा हमारे साथ थी, पूरी जनता थी। वोट पड़े, SDM साहब आए, वो बोले नए समूह से वोट पड़ेगा। सारी बातें ऐसे हुई। इस वाला हम ADO साहब की बात सुनकर अपना शांति बनाए और इसके बाद अब बोले SDM साहब के 7 तारीख तक समूह बनाओ, 8 तारीख को चुनाव होगा आपका। अब देखियो किस तरह से चुनाव करवाते हैं अपने। यहाँ पे काफी फोर्स तैनात हुई थी, कुछ बवाल भी हुआ था क्या? यहाँ पे काफ़ी फोर्स जुटी थी, इसलिए कि वहाँ पे जनता इतना भयभीत हो गई थी कि जो प्रधान था और जो अधिकारी थे उसके खिलाफ चल रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे
और बोल रहे थे कि समूह से होगा। हम लोग पता नहीं था समूह के बारे में, समूह कब खुला कब नहीं खुला है। इसे ज़बरदस्ती बातें कर रहे थे कि समूह खुला, समूह से ही चुनाव कराया जाएगा। प्रधान पहले से समूह बनवा लिया था चोरी चोरी। जैसे ही महिलाएं आई थी किसके पक्ष में थी? ये महिलाएं सब विपक्ष में बुद्धू गुप्ता पतो, पुष्पा गुप्ता स्वर्गीय, मतलब उसके हड़सवन जो है इस पार कर गए हैं। तो क्या प्रधान उसमें जो है वो कर प्रधान उसका विरोध कर रहा था। अपने लिए कोटेदार के लिए कोशिश कर रहा था हमारे पास कोटा आ जाए और जनता को बांटें, चोरी करें। तो जो सेक्रेटरी आए थे, एडीओ आए थे, क्या उनके पक्ष से बोल रहे थे? सेक्रेटरी जो एडीओ साहब आए थे उनके पक्ष से बात कर रहे थे। सेक्रेटरी साहब अपने लिखने पढ़ने में लगे हुए थे। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि समूह से कराना चाहते तो हमको पूरा पर्याप्त समय दें समूह बनाने के लिए। तो खुली बैठक कराना तो जनता के सामने चुनाव करा लें। इसको लेकर डीएम साहब से मिलेंगे? मैं डीएम साहब से गया था, एप्लीकेशन दिया था। अब डीएम साहब सुने भी, 2 दिन का टाइम भी दिए हमको। इसके बाद हम लोग को पता नहीं था समूह के बारे में। पता चला 28 तारीख को समूह के बारे में, तो हम दौड़ धूप के समूह बनाए तो 3 तारीख को चुनाव कराने लगे लोग। चक्काजाम की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर गौरव कुमार व सीओ सिटी राजेश तिवारी मौके पर पहुंचे। कोटे के चयन की प्रक्रिया निरस्त होने पर ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर कोटा स्वयं सहायता समूह को दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं थी। अब 7 अक्टूबर तक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की जानकारी ब्लॉक कार्यालय पर दे सकते हैं। इसके बाद जिला स्तरीय समिति आगे की कार्रवाई तय करेगी। देखिए, यहाँ कोटे का प्रस्ताव था इस गांव में और यहाँ पर जो है ऐसी सूचना आई कि कुछ लोगों के द्वारा रोड जाम कर ली गई है। जब यहाँ मैं और क्षेत्राधिकारी पहुँचे हैं तो ऐसे संज्ञान में आया है कि लोगों को सूचना नहीं थी कि समूहों को प्रस्ताव दिया गया है। देखिए, शासन का आदेश है कि क्योंकि लॉकडाउन में बहुत जो है हमारा नुकसान हुआ है, उसके मद्देनज़र समूहों को जो है कोटे का प्रस्ताव दिया जाए। ऐसा कई गांवों में सुनने आता है कि उनको सूचना नहीं हो पाई है, तो इसके संदर्भ में आज की बैठक को स्थगित कर दिया गया है और 7 तारीख को पुनः प्रस्ताव किया जाएगा, जिसमें पहली प्राथमिकता जो है वो स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी। और इसके लिए पर्याप्त अवसर दे दिया गया है ग्रामवासियों को कि यदि कोई और समूह बनाना चाहता है या किसी का समूह है जो प्रस्ताव नहीं दे पाया है तो वो अपना प्रस्ताव दे सकता है ब्लॉक ऑफिस में आकर। सर, इस पूरी पंचायत में ग्राम प्रधान भी फरार था, क्या ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, वो तो सबका जवाब तलब किया ही जाएगा कि जिसकी वजह से कानून व्यवस्था उत्पन्न हुई, और ग्राम प्रधान का भी दायित्व तय किया जाएगा कि वो ऐसे कोटे के प्रस्ताव में क्यों मौजूद नहीं थे। तो ये तो सुनिश्चित है कि ये तय किया जाएगा। तो आज क्या फैसला किया गया? आज यही है कि आज की बैठक को स्थगित किया जाता है और 7 तारीख तक जो है स्वयं सहायता समूह जितने भी इस ग्राम में हैं उनके प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। ब्लॉक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर वो एडीओ या बीडीओ साहब के यहाँ अपने प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। 7 तारीख के बाद जितने समूहों के आवेदन आएंगे उनको जो है जिले पर भेजा जाएगा। जिला स्तरीय समिति इसका फैसला करेगी किस समूह को प्रस्ताव किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या स्थिति है सर? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी आज डिस्पर्स कर दिया गया है, चेतावनी दे दी गई है और अभी यहाँ सतर्कता रह जाएगा। यदि कोई पुनरावृत्ति इसमें होती है तो वैधानिक कार्रवाई जरूर की जाएगी। हाथरस की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उसके बाद आजमगढ़ में भी घटित घटनाओं को लेकर जनपद की बेटियां भी काफ़ी डरी हुई हैं। शनिवार को कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जीयनपुर के बेलकुंडा गांव की रहने वाली बच्चियों ने न्याय फॉर बेटियां की तख्तियां लेकर जहां यह जागरूकता रैली निकाली तो वहीं जिले के मुखिया से सुरक्षा की गुहार भी लगाई। बेटियों के सम्मान में हम बच्चे मैदान में की आवाज़ बुलंद करते हुए अपनी रैली के दौरान इन बच्चियों ने लोगों के सोए जमीर को जगाने का प्रयास किया। बेटियों के सम्मान में, हम बच्चे मैदान में, बेटियों के सम्मान में, हम बच्चे मैदान में, अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, न्याय फॉर बेटियां, न्याय फॉर बेटियां, लोगों के सोए हुए जमीर को हम जगाने आए हैं, लोगों के सोए हुए जमीर को हम जगाने आए हैं। रैली के दौरान बच्चियों ने यह सवाल पूछा कि क्या बेटियों को जन्म लेना नहीं चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर भी क्षोभ जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। इस दौरान पुलिस के सवाल जवाब ने उन्हें और भयाक्रांत कर दिया, जो उनकी बातों में साफ नजर आया। हमें न्याय चाहिए, जो बेटियों के साथ हो रहा है उसका हमें न्याय चाहिए। ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, इसकी वजह से आए। और ये लोग देखिए किस तरह कर रहे हैं, पुलिस वाले उल्टा उन लोग को FIR में फंसा रहे, कहने कि आप न्याय चाहते हैं। किस तरह क्या पता चला आपको? किस तरह पता चला? टीवी में देखा, पेपर में पढ़ा, क्या तरह? टीवी में न्यूज में देखा हम लोगों ने। जीयरपुर में 8 साल की लड़की के साथ एक घटना हुई है, ये गलत है सही है? हम लोग को डर है कि आज हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा, जब कल हुआ है तो हमें सुरक्षा चाहिए और हमें बेटियों के लिए न्याय चाहिए।
और ये लोग इस तरफ फंसा रहे हैं उल्टा उन लोग को। आप लोगों को कौन भेजा, यहाँ पे कौन लाया, कैसे आए आप? हम लोग हमें हमारे भैया लाए हैं, हमारे माता पिता की परमिशन से हमें लाए हैं। जिस सारे बच्चे हैं सब अपने माता पिता परमिशन से आए, कोई भी ना परमिशन का नहीं है। और नहीं तो पुलिस वाले लोग कह रहे हैं कि ये लोग तुम लोग अपने माता पिता परमिशन का वो दिखाओ। कहाँ से दिखाए? फोन पे हम लोग बोले बात कर लीजिए, हम लोग बात कर लाए हैं। ये लोग सारे बच्चे इन लोग से पूछ सकते हैं आप लोग कि ये लोग अपने माता पिता से पूछ कर आए हैं।